नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें। यहाँ देखिए 4 लाइन सुंदर सी दी गई है। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता हो। मतलब आपने अपने लिए जो सपने देखे हैं, अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसको आप ही को प्राप्त करना है और अपने परिश्रम से प्राप्त करना है, निरंतर प्रयास करना है। इसी क्रम में आपसे इतना ही गुजारिश रहेगा कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सेशन आपके लिए और परीक्षाओं की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें यह पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए पहला है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? तो यहां विकल्प हमारे दिए गए, पहला 10 दिसंबर, दूसरा दिया गया 14 दिसंबर, तीसरा दिया गया 11 दिसंबर, चौथा दिया गया 5 दिसंबर। जो सही विकल्प हमारा है वो विकल्प नंबर 20 सही है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि यह किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, तो द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया है। और इसका आयोजन कहां किया गया है, तो यह भी ध्यान रखना है, इसका आयोजन नई दिल्ली, कहां? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। आजकल की परीक्षाओं में दिवस के साथ साथ इसकी थीम भी पूछी जाती है। तो देखिए यहां एक पिक्चर आपको दिखाई जाने की कोशिश की गई है, जिसमें आपको दिखाया गया है कि 2022 की जो राष्ट्रीय एनर्जी दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या है? तो कंजर्व एनर्जी टुडे टू मेक ब्राइटर टुमारो। इसका क्या है? इसका थीम है। और यहां देखिए आपके पिक्चर भी दिखाया गया है द्रौपदी मुर्मू जी का। और ये भारत की कौन से क्रम की राष्ट्रपति हैं? तो ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। और महिला के रूप में अगर पूछा जाए, महिला के रूप में दूसरी हैं। और अगर आदिवासी पूछ लिया जाए, आदिवासी महिला के रूप में कौन सी हैं? तो आदिवासी महिला के रूप में पहली हैं। साथ ही साथ कौन से आदिवासी समुदाय से? तो आप ध्यान रखेंगे संथाल आदिवासी समुदाय से इनका संबंध है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि इसका आयोजन, ये क्रम कौन सा है? तो इसका आयोजन जो है ये 32वां क्रम है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का ये 32वां संस्करण है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है अन्य दिवस भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार आयोग में मानवाधिकार के प्रति घोषणा पत्र प्रेषित किया गया था या प्रस्तुत किया गया था। इसी कारण प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 2022 की थीम क्या है? तो यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे, गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय, ये मानवाधिकार दिवस की थीम है। अगर हम बात करें 11 दिसंबर की, तो आपको याद रखना है अंतरराष्ट्रीय यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय यूनिसेफ दिवस जो है ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। जबकि आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस भी 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और 5 दिसंबर की बात करें तो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि विश्व मृदा दिवस कब से मनाया जाना प्रारंभ किया गया है? तो 2014 से मनाया जाना प्रारंभ किया गया है। साथ ही साथ 2022 की थीम क्या है? तो भूमि जहां से भोजन प्रारंभ होता है, ये 2022 की थीम है। या कहीं कहीं आपको दिखेगा मिट्टी जहां से भोजन प्रारंभ होता है, यह 2022 की थीम है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देख लें। अगला है, हाल ही में जेरेमी फेरार को किस संगठन में मुख्य वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किया गया है? देखिए विकल्प हमारे दिए गए हैं, पहला यूएनओ, दूसरा दिया गया ILO, तीसरा दिया गया WHO, चौथा दिया गया है इसरो।
दोस्तों यह संगठन अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। यहां विकल्प नंबर सी सही होगा, WHO। WHO इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और यहां आपको ध्यान रखना है जेरेमी फेरार हैं, और आपको ध्यान रखना है कि ये किस देश के हैं, तो ये वियतनाम के हैं, और वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई जो है ये वियतनाम की राजधानी है। और यहां ध्यान रखना है कि इनको किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के स्थान पर किसे नियुक्त किया गया है, तो जेरेमी बेरार को नियुक्त किया गया है, जो कि कहां से संबंधित है, वियतनाम से संबंधित है। अब यहां WHO से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि जो संक्रामक बीमारियां हैं उन्हीं पर अध्ययन करने के लिए इनको नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण जानकारी आप और ध्यान रखें, अगर बात करें डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन की, तो ये भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले एमएस स्वामीनाथन की लड़की हैं। कौन? ये डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जो कि WHO में मुख्य वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत थी। अब उनके स्थान पर जेरेमी बेरार को नियुक्त किया गया है, ये वियतनाम के हैं। इसी क्रम में अगर विश्व में पूछ लिया जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप जरूर इसे याद रखेंगे, नॉर्मन बोरलाग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। बात हो रही थी WHO की, तो आपको भूलना नहीं है, यहां से इसकी स्थापना पूछी जाती है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए दोस्तों, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होता है। इसी कारण दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर बात करें कि इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है दोस्तों, तो डॉक्टर टेड्रोस गब्रेसस अदनानम जो हैं, ये WHO के प्रमुख हैं। इसी क्रम में हाल ही में मित्रों आपको याद रखना है, हाल ही में WHO के द्वारा मंकी पॉक्स नामक बीमारी का नाम परिवर्तित किया गया है। क्या किया गया है? एम पॉक्स किया गया है। क्या किया गया है? एम पॉक्स किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें यहां UNO की, यह भी महत्वपूर्ण संस्था है। अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो आपको ध्यान रखना है UN की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। और UN महासभा जो है UN का एक अंग है, इसके 6 अंग हैं, इनमें महासभा भी शामिल है। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? एंटोनियो गुटारेस जो हैं, ये वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। अगर बात करें ILO की, तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब होती है, तो आपको ध्यान रखना है 1919 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहां है? जिनेवा। कहां है? जिनेवा में है। और यहां UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगर बात करें यहां हाल ही में ILO के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, किसे? तो ये गिलबर्ट होकैबो को ILO का प्रमुख नियुक्त किया गया है, यह भी ध्यान रखना है। और अगर इसरो के बारे में बात करें, तो आप ध्यान रखेंगे 1969 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की जाती है। यह भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है इसका मुख्यालय कहां है? बंगलुरु में है। और इसकी पहले अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? तो विक्रम साराभाई जो होते हैं, इसके पहले अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। साथ ही साथ वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में शोभनाथ जी जो हैं, ये इसरो के प्रमुख के रूप में हैं। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इनको जरूर याद रखें, रिकॉल रखें, आपके लिए ये परीक्षा में मददगार साबित होंगे। आइए हम लोग अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने नवंबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो देखिए यहां दिया गया पहला
पहला विराट कोहली, दूसरा रोहित शर्मा, तीसरा जोस बटलर, चौथा दिया गया ईशान किशन। यहां जो सही हमारा विकल्प है, जोस बटलर को आईसीसी के द्वारा नवंबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष वर्ग में चुना है, यह भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें यहां आईसीसी की, तो यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा जाता है कि आईसीसी की स्थापना कब होती है, तो 1909 ईस्वी में होता है। और अगर मुख्यालय पूछा जाए तो इसका मुख्यालय कहां स्थित है, दुबई में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे ग्रेग वर्कले जी जो हैं, ये वर्तमान में आईसीसी के प्रमुख हैं। इसी क्रम में अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। और यह संस्करण कौन था, 8वां संस्करण था। और इसका आयोजन कहां किया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया। कहां मित्रों, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि विजेता देश कौन रहा, तो इंग्लैंड दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप को जीता है। साथ ही साथ उप विजेता कौन रहा, तो पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में उप विजेता के रूप में रहा है। इसी क्रम में आपको जरूर याद रखना है, हाल ही में टी20 एशिया कब का आयोजन किया गया था, कहां किया गया था, यूएई में किया गया था। और यहां पर विजेता कौन रहा, तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर श्रीलंका विजेता टीम के रूप में रहा। और उप विजेता के रूप में कौन रहा, तो यहां पाकिस्तान रहा। अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो 2019 का वनडे वर्ल्ड कप का विजेता टीम के रूप में कौन रहा था, तो यह भी इंग्लैंड रहा है। यह भी आपको याद रखना है। अब आईसीसी के द्वारा कुछ आपके प्लेयर ईयर के रूप में चुने जाते हैं, इसी क्रम में उनको ध्यान रखना है। अगर आईसीसी की बात करें, आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया था, तो शाहीन अफरीदी को चुना गया था। साथ ही साथ अगर बात करें टेस्ट में किसे चुना गया था, तो जो रूट को टेस्ट में प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में, और महिला प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया था, इसको आप जरूर याद रखेंगे, स्मृति मंधाना। कौन है, स्मृति मंधाना को आईसीसी के द्वारा क्रिकेट प्लेयर ऑफ द महिला प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे जो 13वां वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन जो कि 2023 में किया जाना है, यह कहां किया जाएगा, तो आप जरूर इसको याद रखें, इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में आपको ध्यान रखना है ईशान किशन के बारे में, कि हाल ही में इन्होंने दोहरा शतक लगाया है। और ऐसा करने वाले अगर भारत के रूप में देखा जाए तो भारत के चौथे बल्लेबाज हैं। और अगर विश्व के हिसाब से देखा जाए तो विश्व के ये 7वें हैं। और अगर पूछा जाए सबसे तेज 200 रन बनाने वाले कौन खिलाड़ी हैं, तो ईशान किशन है विश्व में पहले स्थान पे। यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यहां देखिए मून लैंडर की बात हो रही है, तो हमारे विकल्प दिए गए हैं, पहला दक्षिण कोरिया, दूसरा दिया गया जापान, तीसरा अमेरिका, चौथा दिया गया रूस। यहां जो सही विकल्प हमारा है विकल्प नंबर बी सही होगा, जापान के बारे में बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो है। क्या है, जापान की राजधानी टोक्यो है। और वर्तमान में यहां के प्रधानमंत्री कौन है, तो फूमियो कसीदो जो हैं ये वर्तमान में यहां के प्रधानमंत्री हैं। यह भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करें जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, तो जाक्सा। क्या नाम है मित्रों, जाक्सा जो है ये जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसके द्वारा दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया। अब किसके द्वारा लॉन्च किया गया, आप ध्यान रखेंगे, फाल्कन 9। किसके द्वारा, फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया गया। अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़
रखा है मित्रों राशिद के बारे में। किसके बारे में? राशिद रोवर। राशिद रोवर, राशिद रोवर का संबंध कहां से है? और ये चंद्र मिशन, चंद्रमा मिशन है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये भी फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया गया है, आपको याद रखना है। अगर हम बात करें फाल्कन 9 की तो ये किसका है? तो स्पेस एक्स का है, स्पेस एक्स कंपनी का है। और इसके मालिक कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे एलन मस्क हैं। आपकी 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में हाल ही में किसे घोषित किया गया है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को घोषित किया गया है। और इससे पहले 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे घोषित किया गया था? तो एलन मस्क को घोषित किया गया था। अगर हम बात करें कुछ यहां उपग्रहों की तो आपको जरूर याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले चंद्रमा पर किसे भेजा गया था? किसके द्वारा? तो यूएसए के द्वारा भेजा गया था। और किसे? तो आप ध्यान रखेंगे नील आर्मस्ट्रांग को भेजा गया था, जो कि कहां से संबंधित थे? अमेरिका के। लेकिन अगर यहां से अंतरिक्ष में पूछ लिया जाए, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले यात्री के बारे में पूछा जाए तो रूस के द्वारा यूरी गागरिन थे। ये पहले अंतरिक्ष यात्री थे। इसी क्रम में हमको भूलना नहीं है दोस्तों, भारत के बारे में ध्यान रखना है कि भारत के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो राकेश शर्मा। कौन? राकेश शर्मा। ये आपको ध्यान रखना है 1984 ईस्वी। साथ ही साथ अगर हम बात करें हाल ही में भारत के द्वारा भी कुछ प्रक्षेपण महत्वपूर्ण किए गए हैं। जैसे अगर बात किया जाए चंद्रमा मिशन भारत में पहली बार कब लॉन्च किया गया था? तो 2008 में। और दूसरी बार की बात कर लें तो दूसरी बार 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया चंद्र मिशन। किसके द्वारा? तो आप ध्यान रखेंगे जीएसएलवी MK3 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इसमें लैंडर और रोवर दोनों का नाम प्रज्ञान और विक्रम रखा गया था। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि भारत के द्वारा शुक्रयान कब तक भेजे जाने की घोषणा की गई है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर हम बात करें यहां अमेरिका का तो हाल ही में एक उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है। अमेरिका के द्वारा दूसरी बार चंद्र मिशन भेजा गया है। उसका नाम क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे आर्टेमिस। क्या नाम है? आर्टेमिस है, आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें दक्षिण कोरिया की तो नूरी उपग्रह का संबंध किससे है? तो यह दक्षिण कोरिया का है। जबकि नूर अगर पूछा जाए तो ईरान से संबंधित है। कहां से? ईरान से संबंधित है, यह भी आपको याद रखना है। रूस के द्वारा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी से अलग होने की घोषणा की गई है और यह अलग अपना अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी बना रहा है। तो कौन देश है? रूस है। और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो रासकॉसमॉस जो है यहां की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। और यहां के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन जो है यहां के राष्ट्रपति के रूप में हैं। आइए हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। अगला है हाल ही में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यहां देखिए, पहला दिया गया मासागी सोतारू, दूसरा दिया गया प्रसून जोशी, तीसरा दिया गया सुनील, चौथा दिया गया मधु कंकरिया। यहां जो सही हमारा विकल्प है तो यहां विकल्प नंबर सी सही होगा। सुनील जो हैं इन्हें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति है। यहां से प्रश्न बनने की संभावना अधिक है। तो आपको जरूर याद रखना है कि एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, इसकी स्थापना कब होती है? स्थापना कब होती है? तो स्थापना 1964 में होता है। कब होता है? 1964 में होता है। और इसका संबंध विज्ञापन से है। अगर बात करें इसके मुख्यालय की तो आपको ध्यान रखना है इसका मुख्यालय कहां है? तो कुआलालंपुर में है, जो कि मलेशिया की राजधानी क्या है? तो कुआलालंपुर है। और यहीं पे एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का मुख्यालय स्थित है। और यहां इसके अध्यक्ष कौन है? तो
मासागी सोतारू जो हैं ये इसके अध्यक्ष हैं और यहीं पे उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सुनील जी को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें यहां कुछ महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में, अगर पूछा जाए आपसे दोस्तों कि वर्ल्ड बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में हाल ही में किसकी नियुक्ति की गई है, तो आपको ध्यान रखना है इंदरमीत गिल। कौन है? इंदरमीत गिल हैं। इसी क्रम में अगर बात की जाए यूएनओ में पहली महिला प्रतिनिधि के रूप में, अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो रुचिरा कंबोज हैं। कौन है? रुचिरा कंबोज हैं। अगर इसी क्रम में बात किया जाए, हाल ही में हम लोगों ने पढ़ रखा है अंतरराष्ट्रीय चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में नेपाल में किसकी नियुक्ति की गई थी, तो राजीव कुमार जी की नियुक्ति किया गया था। कहां? नेपाल देश में अंतरराष्ट्रीय चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में। इसी क्रम में आपको भूलना नहीं है, हाल फिलहाल की बात करें तो यूएनएससी जिसे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जाना जाता है, इसका दिसंबर माह की अध्यक्षता किस देश के द्वारा ग्रहण किया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे भारत के द्वारा इसकी अध्यक्षता ग्रहण की गई है। अगर हम बात करें यहां प्रसून जोशी की, तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य के द्वारा प्रसून जोशी को उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगर हम बात करें मधु कंकरिया का, तो आपको ध्यान रखना है 31वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो मधु कंकरिया जी को, जबकि 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे डॉक्टर माधव हांडा जी को सम्मानित किया गया है। ये सारे प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, आप इनको जरूर याद रखें। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें। हाल ही में एशिया रग्बी 7 टूर्नामेंट अंडर 18 भार वर्ग में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? देखिए, पहला दिया गया है कांस्य पदक, दूसरा दिया गया गोल्ड पदक, तीसरा दिया गया सिल्वर पदक, चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर सी सही होगा। भारतीय जो महिला टीम है इसने सिल्वर पदक प्राप्त किया है। अब आपको भूलना नहीं है, याद रखना है कि गोल्ड पदक किस देश की महिला टीम ने जीता है, तो यूएई की महिला टीम के द्वारा गोल्ड पदक जीता गया है। अगर आप याद कर पा रहे हो तो कॉमनवेल्थ गेम में पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के द्वारा कौन सा पदक प्राप्त किया गया है, तो यह सिल्वर पदक प्राप्त किया गया है। और यहां गोल्ड किसने प्राप्त किया था, तो ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के द्वारा प्राप्त किया गया था। अगर हम बात करें वर्तमान में भारतीय महिला टीम की कोच कौन है, तो रमेश पवार जो हैं ये कोच हैं। जबकि कप्तान के बारे में बात की जाए तो हरमनप्रीत कौर जो हैं ये क्या हैं, ये कप्तान के रूप में हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए टी20 एशिया महिला कप की विजेता कौन सी टीम रही, तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ये टी20 एशिया कप की विजेता टीम के रूप में रही है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और भी, जैसे अगर पूछा जाए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप इसका आयोजन कहां किया गया था, तो यूएसए के यूजीन में किया गया था। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि यहां गोल्ड भाला फेंक में किसने प्राप्त किया था, तो आपको ध्यान रखना है गोल्ड ग्रेनाडा के एंडरसन के द्वारा प्राप्त किया गया था। और सिल्वर पदक
सिल्वर पदक किसके द्वारा प्राप्त किया गया था? तो नीरज चोपड़ा। कौन? नीरज चोपड़ा के द्वारा प्राप्त किया गया था। और अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ गेमों में, तो आपको ध्यान रखना है नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेमों में भाग लेने नहीं गए थे स्वास्थ्य कारणों के कारण। और आपको यही ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि कॉमनवेल्थ गेम में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला देश कौन सा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया पदक तालिका में पहले स्थान पे था और भारत का स्थान पदक तालिका में चौथे स्थान पे था। और टोटल पदक कितना? 61 पदक भारत के द्वारा जीता गया था। यहां रग्बी की बात करें, तमाम जैसे आईपीएल का होता है, जैसे प्रो कबड्डी लीग होता है, इसी तरह एशिया रग्बी का भी आयोजन किया गया था और यह 7वां संस्करण था। और इसका आयोजन कहां किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है इसका आयोजन नेपाल में किया गया था। कहां किया गया था? नेपाल में। और आप भार वर्ग ध्यान रखेंगे, कितने किलो भार वर्ग में? तो अंडर 18। आप ध्यान रखेंगे ये कितने में रखा गया था? तो अंडर 18 भार वर्ग में महिला टीम के द्वारा सिल्वर पदक प्राप्त किया गया है। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में आयोजित किया जा रहा 7वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? यहां विकल्प जो हमारे दिए गए हैं, पहला द्रौपदी मुर्मू, दूसरा पीयूष गोयल, तीसरा नरेंद्र मोदी, चौथा दिया गया गजेंद्र सिंह शेखावत। यहां जो सही विकल्प हमारा है यह विकल्प नंबर डी सही होगा। गजेंद्र सिंह शेखावत जी द्वारा कौन सा क्रम है? यह 7वां भारत जल प्रभाव शिखर का अध्यक्षता किया गया। इसका आयोजन कहां किया गया? तो आप ध्यान रखेंगे इसका आयोजन नई दिल्ली। कहां? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें, आपसे पूछा जा सकता है कि जल शक्ति मंत्रालय का गठन कब किया गया था? तो 2019 में जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया था। और पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के रूप में किसे चुना गया था? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी पहले जल शक्ति केंद्रीय मंत्री के रूप में चुने गए थे। इसी क्रम में आपको इसकी एक महत्वाकांक्षी योजना है, याद रखना है, हर घर जल योजना का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो 2024 तक का रखा गया है। साथ ही साथ पूछा जाता है हर घर जल प्रमाणित जिला पहला कौन सा है भारत का पहला? तो आप ध्यान रखेंगे बुरहानपुर है, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसी क्रम में अगर प्रमाणित राज्य पूछ लिया जाए कि प्रमाणित राज्य कौन सा है, तो आप ध्यान रखेंगे गोवा है। कौन है? गोवा है। साथ ही साथ पूछ लिया जाए सुजल प्रदेश के रूप में पहला कौन सा है, तो इसका आंसर बदल जाएगा अंडमान निकोबार जो है यह भारत का पहला सुजल प्रदेश के रूप में चुना गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो यह भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या है? अदृश्य को दृश्यमान बनाना 2022 की थीम है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय जल पुरस्कार यह संस्करण कौन था? तीसरा था। और पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। दूसरे स्थान पे राजस्थान है। तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है। कौन है? तमिलनाडु है। वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर विल्फ्रुस्ट को सम्मानित किया गया है, जो कि यूएसए से संबंधित हैं। इसी क्रम में एसडीजी इंडेक्स की बात करें तो स्वच्छ जल की बात किस इंडेक्स में की गई है? तो इंडेक्स नंबर 6 में स्वच्छ जल की बात की गई है। हाल ही में आपको ध्यान रखना है अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे किसकी अध्यक्षता में? तो पीयूष गोयल जी की अध्यक्षता में, क्योंकि वाणिज्य मंत्री, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री भारत के कौन है? तो पीयूष गोयल जी हैं। इन्हीं की अध्यक्षता में यह प्रारंभ किया गया था। आइए यहां देखिए एक पिक्चर दिखाया गया है गजेंद्र शेखावत जी का, आप ध्यान रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहा एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र व नेटवर्क किस राज्य में प्रारंभ किया गया? यहां देखिए पहला है हमारा त्रिपुरा, दूसरा है मेघालय, तीसरा है मिजोरम, चौथा है अरुणाचल प्रदेश। यहां जो सही विकल्प है यह विकल्प नंबर 20 सही है। मेघालय राज्य में
ड्रोन डिलीवरी केंद्र और नेटवर्क प्रसारित किया गया है। अगर हम बात करें मेघालय की, यहाँ की राजधानी क्या है? शिलांग जो है यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे कोनराड संगमा जी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और बीडी मिश्रा जी अतिरिक्त प्रभार पे हैं राज्यपाल के रूप में। कहां के? तो मेघालय राज्य के। इसी क्रम में अगर हम बात करें ड्रोन से संबंधित, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला यात्री ड्रोन कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे वरुण। क्या है? उसका नाम वरुण है। यह भारत का पहला यात्री ड्रोन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ड्रोन मेला का आयोजन हाल ही में कहां किया गया था, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर पूछ लिया जाए कि भारत में पहला ड्रोन नीति लागू करने वाला राज्य कौन है, तो हिमाचल प्रदेश जो है यह ड्रोन नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। इसी क्रम में आप ध्यान रखें, हाल ही में ड्रोन से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो यह कहां इसका उद्घाटन किया गया है और किसके द्वारा किया गया है? तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन हाल ही में भारत के किस राज्य में किया गया है और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। अगर हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला पूछा जाता है कि चेरी ब्लॉसम महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो मेघालय की राजधानी शिलांग है, यहां चेरी ब्लॉसम महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए लिविंग रूट को हाल ही में भारत के द्वारा लिस्ट किया गया है किसमें? अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किए जाने की यूनेस्को के द्वारा। तो यह कहां से संबंधित है? तो इसका संबंध मेघालय से है। और विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? तो आपको ध्यान रखना है मासिन राम में, जो कि चेरापूंजी जिले में है। और चेरापूंजी जिला का संबंध कहां से है? यह मेघालय राज्य से है। यहां पर 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं, आप ध्यान रखेंगे, गारो खांसी और जयंतिया। इन पहाड़ियों पे इसी नाम से जनजातियां रहती हैं और इन्हीं जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। और आपको ध्यान रखना है खासी पहाड़ी के नीचे ही कौन है? मासिन राम है। और यहीं पर विश्व का सर्वाधिक वर्षा होता है। अगर हम बात करें त्रिपुरा की, तो इसकी राजधानी अगरतला है। मिजोरम की बात करें तो आप त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये जो राज्य हैं, असम, ये जो राज्य हैं ये 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। और पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो आपसे पूछा जाए डिवाइन योजना का संबंध किससे है? तो पूर्वोत्तर भारत के विकास से संबंधित है डिवाइन योजना। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा तवांग स्थल, जहां पर भारतीय और चीनी सैनिकों के साथ झड़प हुआ है, यह किस राज्य से संबंधित है? विकल्प हमारा दिया गया, पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा दिया गया सिक्किम, तीसरा लद्दाख, चौथा दिया गया भूटान। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर ए सही होगा। इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से, मतलब तवांग स्थल जो है यह कहां से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और यहीं पर हाल ही में चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच में झड़प देखा गया है। अगर हम बात करें यहां अरुणाचल प्रदेश की, तो यहां की राजधानी क्या है? ईटानगर जो है यहां की राजधानी है। और यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेमा खांडू जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं। और बीडी मिश्रा जी जो हैं यहां के राज्यपाल के रूप में हैं। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो पूछा जाता है कि भारत का पहला एक्वा पार्क कहां स्थापित किया गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। अगर पूछा जाए बोमडीला दर्रा का संबंध कहां से है? अरुणाचल प्रदेश से है। साथ ही साथ हाल ही में डोनी पोली
डोनीपोली हवाई अड्डे का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो डोनीपोली अंतर हवाई अड्डे का उद्घाटन कहां किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। कहां? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है। यहां पर जनघनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है ये जनघनत्व है। जबकि सबसे ज्यादा पूछा जाए केंद्र शासित में तो दिल्ली होगा, और राज्यों की श्रेणी में पूछा जाए तो बिहार होगा। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे, हाल ही के पिछले साल में लद्दाख में एक घाटी है गलवान घाटी। यहां पर भी भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुआ था, आपको ध्यान रखना है। और यहां एक झील है पैगोंग झील। यह पूछा भी गया है कि पैगोंग झील का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो यह लद्दाख राज्य से संबंधित है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है भूटान देश, साथ ही साथ भारत का राज्य सिक्किम और तिब्बत जो है यहां गलवान घाटी के बाद यह ट्राई जैक्सन का निर्माण करता है, और यह महत्वपूर्ण स्थल है। इसी कारण यहां पर लगातार जो भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों का पेट्रोलिंग जो है यह बना रहता है। और आपको यहां ध्यान रखना है कि भारत और चीन के बीच में विभाजन करने वाली रेखा का नाम क्या है? तो मैक-मोहन रेखा जो है यह भारत और चीन के बीच में विभाजक रेखा के रूप में जानी जाती है। इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं पूछी जाती हैं। जैसे अगर पूछ लिया जाए 49वीं समांतर रेखा किसको अलग करती है? तो यूएसए और कनाडा को अलग करने वाली रेखा 49वीं है। अगर पूछा जाए 38वीं समांतर रेखा किसको? तो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को अलग करने वाली रेखा कौन है? तो 38वीं समांतर रेखा है। अगर पूछा जाए डूरंड लाइन ये किसको अलग करती है? तो अफगानिस्तान और भारत के बीच में विभाजक रेखा के रूप में डूरंड रेखा है। रेड क्लिफ की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन रेखा है। साथ ही साथ अगर 17वीं समांतर रेखा की बात की जाए तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य की रेखा कौन सी है? तो ये 17वीं समांतर रेखा है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत में आयोजित नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस में किन देशों के सिविल सेवकों को शामिल किया गया है? यहां देखिए, पहला दिया गया मालदीव, दूसरा श्रीलंका, तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहां हमारा जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा। यहां पर मालदीव के सिविल सैनिकों को और श्रीलंका के सिविल सैनिकों को शामिल किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? क्षमता की वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ अगर हम बात करें मालदीव की, तो यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी राजधानी क्या है? माले है। और एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये मालदीव है। कौन है? मालदीव है। यहां के राष्ट्रपति कौन है? तो इब्राहिम सोली जी हैं। और यहां के वित्त मंत्री जिनका नाम अब्दुल्ला शाहिद है, इनके द्वारा 76वें महासभा की अध्यक्षता की गई थी। यह भी याद रखना है। लक्षद्वीप और मालदीव 8 डिग्री चैनल से अलग होता है, जबकि लक्षद्वीप और मिनिकाय 9 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। अंडमान और निकोबार ये किस डिग्री? 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। इसी क्रम में भारत और श्रीलंका की बात की जाए तो पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें यहां श्रीलंका की, तो वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो जयवर्धनेपुरकोट्टे है। साथ ही साथ यहां के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं और राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं।
यहां से आपको ध्यान रखना है, मालदीव के साथ भारत कौन सा युद्धाभ्यास करता है? यूक्रेनियन युद्धाभ्यास, इक्वेरियन युद्धाभ्यास भारत और मालदीव के बीच में होता है। जबकि मित्र शक्ति और स्लाइनेस युद्धाभ्यास जो होता है यह भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित होता है। आपको एक प्रश्न याद रखना है, डोनियर 228 सीमा रक्षक पोत विमान हाल ही में भारत के द्वारा किस देश को दिया गया है? तो समुद्री सीमा को या अपनी सीमा को, जल वाली सीमा को सुरक्षित रखने के लिए डोनियर 228 भारत के द्वारा किसे दिया गया है? तो श्रीलंका को दिया गया है। किसे? श्रीलंका को दिया गया है, यह भी आपको याद रखना है। इसी प्रश्न के साथ आपके 10 प्रश्नों की सीरीज यहां पर दैनिक समसामयिकी की समाप्त हो रही है और उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।